तो नमस्कार। आज हम फिर से मराठा साम्राज्य प्रारंभ कर रहे हैं। फिर से मतलब कि कल हमने मराठा साम्राज्य प्रारंभ किया था, लेकिन बस उसमें हमने वंशावली को ही एक तरह से देखा था और मराठों की पूरी रूपरेखा को हम समझने का प्रयास किए थे। आज हम मराठा साम्राज्य को प्रारंभ कर रहे हैं, यानी शुरू कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी चूँकि मराठा इतना लंबा है कि अभी मराठा शुरू नहीं हो पा रहा है। अभी धीरे-धीरे कुछ समय तक मराठा शुरू होने में लगेगा कि जब हम प्रॉपर एक शासक को शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, चूँकि मराठाओं की पूरी जो स्टोरी है, अभी प्रारंभिक मराठाओं की पूरी जो स्टोरी है, वो कहीं न कहीं शिवाजी पर आधारित है। तो आज हम लोग शिवाजी के प्रारंभिक संघर्षों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग शिवाजी के जो पिताजी हैं, उनके शाहजी, उनके जीवन के प्रारंभिक संघर्षों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार शिवाजी ने बीजापुर के नाक में दम कर दिया। आज हम लोग ये बात करेंगे कि किस प्रकार से अफ़ज़ल खां की शिवाजी ने हत्या की। किस प्रकार से बीजापुर में कार्य कर रहे शिवाजी के पिता बीजापुर के शत्रु हो गए। किस प्रकार से उनके पिता को बीजापुर के शासकों ने कैद कर लिया और किस प्रकार से शिवाजी ने अपने पिता को, शाहजी को, बीजापुर से आज़ाद कराया। इन सारे बातों को आज हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। और आज जो मूल मुद्दा है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, वो है अफ़ज़ल खान का मुद्दा, जो बीजापुर के एक सेनानायक हैं। उनके आगे पीछे ही आज की पूरी कहानी कहीं न कहीं घूमेगी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मराठा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो शाहजी भोसले हैं, ठीक है? वो अहमदनगर में कार्य करते हैं, ठीक है? पहले एक कहानी को हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। अहमदनगर में कार्यरत हैं। जैसे शाहजी के जो पिताजी हैं, वो भी अहमदनगर में कार्यरत थे और उन्हीं की तरह शाहजी भी अहमदनगर के राज्य में कार्यरत होते हैं, एक सेना नायक के तौर पर कार्य करते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें मुगलिया सल्तनत की का ऑफ़र मिलता है या मुगलिया सल्तनत में उन्हें 5000 का मनसबदार बना दिया जाता है, तब वो अहमदनगर को छोड़कर मुगलिया सल्तनत में चले जाते हैं। ये बात हो रही है शिवाजी के पिता की, ठीक है? अब वो मुगलिया सल्तनत में चले गए, उन्होंने अहमदनगर को छोड़ दिया। अब फिर मुगल जो हैं, वो तीनों राज्य, जैसा कि हमने बताया था कि जब दक्षिण में 2 राज्यों का उदय हुआ था, ठीक? एक बीजापुर एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। हमने बताया था एक शासक था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण में 2 राजवंशों का उदय हो गया था। जिसमें एक का नाम हमने बताया बहमनी साम्राज्य, एक का नाम विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे और बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो हसन गंगू थे, ठीक है? तो बहमनी साम्राज्य धीरे-धीरे चलता है और कुछ समय बाद बहमनी साम्राज्य टूट जाता है। कितने भागों में? तो बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है? तो बरार और बीदर जो हैं ये कमज़ोर राज्य हैं और इनको अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर मिलकर इन्हें क्या कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ठीक? अब कितने राज्य बचे? तो 3 राज्य बचे। कौन-कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। धीरे-धीरे नीचे का जो राज्य है यानी विजयनगर साम्राज्य है, ये भी संगम, इसमें भी जो वंश चलते हैं वो संगम, सुलुभ, तुलुभ। तुलुभ वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य का भी सूर्य अस्त होता है। यानी तुलुभ वंश के जो राजा थे कृष्णदेव राय, आपने नाम सुना होगा, बहुत महान राजा हैं जिनके दरबार में तेनालीराम रहा करते थे। जिस प्रकार से अकबर और बीरबल की कहानियाँ उत्तर भारत में फ़ेमस हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो हैं वो कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियाँ बहुत फ़ेमस हैं, ठीक है? तो हमने बात की कि ये जो बहमनी साम्राज्य है ये टूट गया और इधर विजयनगर साम्राज्य धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उदय हो रहा है किसका? इन तीनों राजवंशों का, यानी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो जो शिवाजी के पिताजी हैं, वो अहमदनगर में क्या करते हैं, किसी कार्य
को करते हैं, यानी कि एक सेना नायक के तौर पर कार्य करते हैं अहमदनगर में। लेकिन जब उन्हें मुगलों द्वारा ऑफर दिया जाता है कि 5000 की मनसबदारी आपको दी जाएगी, तो वो इधर से छोड़ करके मुगलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आता है कि मुगलों ने उनसे 5000 की मनसबदारी वापस ले ली। ठीक, जब ऐसा उनके शाह जी के साथ होता है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो मुगलों का भी साथ छोड़ देते हैं और वो बीजापुर में आ जाते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अहमदनगर में क्यों नहीं गए, क्योंकि तब तक अहमदनगर का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब बीजापुर और गोलकुंडा ही मात्र दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य बचे हुए हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था कि ये शाहजहां का एक प्लान था कि वो दक्षिण के इन राज्यों को लड़ करके समाप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें समाप्त कर देगा तो उसे फिर दक्षिण में बढ़ने के लिए अपना उत्तर से पूरी शक्ति झोंकनी पड़ेगी और इससे उसका राजवंश जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना हम बीजापुर और गोलकुंडा को ही बस स्टेबल रहने दें, और वो चूंकि उत्तर में तो बढ़ेंगे नहीं, वो जब बढ़ेंगे तो दक्षिण में ही बढ़ेंगे, तो दक्षिण में बढ़ेंगे, अपने शक्ति का ह्रास करेंगे और वो दक्षिण को जीतेंगे, और बस स्थिर बने रहने के कुछ साल बाद, 10 साल 20 साल बाद हमें बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करके उन्हें जीत लेना है। यानी हमें दक्षिण को जीतने की, हमें संसाधन समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मात्र इन दोनों को क्या कर लेना है, बाद में जीत लेना है। तो इन्हें हराने के बाद भी, इन तीनों सेनाओं को हराने के बाद भी, यानी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को हराने के बाद भी शाहजहां ने मात्र अहमदनगर को समाप्त किया, वहां का शासन सत्ता समाप्त किया। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर की का शासन सत्ता समाप्त नहीं किया। चलिए आगे हम लोग इस मैटर को फिर से अब देखते हैं। तो यहाँ पर वो बीजापुर में चले गए हैं, यानी जो शिवाजी के पिता हैं वो कहाँ चले गए हैं, तो बीजापुर में चले गए हैं। बीजापुर के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं। अब धीरे 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 शिवाजी क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब उस पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अभी शिवाजी बड़े हो रहे हैं। अब शिवाजी को खुद जीतने के लिए कुछ चाहिए, खुद करने के लिए कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि एक उत्साही बालक है, एक बहुत ही साहसी बालक है, एक कुशल बालक है, तो इसे कुछ करने के लिए चाहिए। तो ये धीरे धीरे बीजापुर पर आक्रमण करते हैं, बीजापुर के बड़े बड़े किलों को जीतने लगते हैं। तो बीजापुर का जो शासक है आदिल शाह, वो बुलाता है, वो कहता है कि भाई आपका बालक ऐसा ऐसा कर रहा है, जीत रहा है। तो फिर अब कहीं ना कहीं इनसे दुश्मनी होने लगती है, यानी शाह जी से और बीजापुर के शासकों से क्या होने लगती है, दुश्मनी होने लगती है। और शाह जी को ये बीजापुर के जो शासक हैं वो कैद कर लेते हैं। ठीक, अब उनकी कैद से अपने पिता को बचाने के लिए, शिवाजी को कुछ न कुछ करना है। तो वो अब मुगलों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और मुगलों की 5000 की मनसबदारी शिवाजी ले लेते हैं, ये कह करके कि मैं दक्षिण के विजय में आपका क्या दूंगा, साथ दूंगा। ठीक, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ज्यों अब जब शिवाजी के पास मनसबदारी आ जाती है 5000 की, तो बीजापुर के शासक को, शाह जी को वैसे ही छोड़ना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो ये शिवाजी हैं ये मुगलों के व्यक्ति हैं पहली बात, और इनके पास 5000 की मनसबदारी है, तो ये डायरेक्ट मुगलों से टकरा नहीं सकता है। ठीक है, बीजापुर का शासक, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, वो इनके पिता को छोड़ देता है। लेकिन जो इनके पिता को छोड़ दिया जाता है, शिवाजी के पिताजी को छोड़ दिया जाता है, ये मुगलों से किए हुए वादों कि, यानी कि हम दक्षिण विजय में आपका साथ देंगे, इस वादे से मुकर जाते हैं। ठीक है, और ये अपना फिर से वो उन कार्यों में लग जाते हैं। तो फिर अब बीजापुर के शासकों को कुछ ना कुछ तो करना है, किसको हटाने के लिए, शिवाजी को हटाने के लिए। तब वो क्या करते हैं कि अफजल खान नामक अपने सेनापति को क्या करते हैं, भेजते हैं। कहा जाता है कि भरा दरबार था और रानी बोली, बड़ी बेगम बोली कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो शिवाजी को काबू कर सके। तब अफजल खान ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि मैं अपने घोड़े से बिना उतरे हुए अफजल खान को इस दरबार में पिंजरे में कैद करके लाऊंगा, ताकि साम्राज्य के लोग देख सके कि चूहा कैसा होता है। तो ये अब यहाँ से वो इतना बोल के 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए जाता है, और बहुत सारी घटनाएं वहां पर घटित होती हैं। किस प्रकार से वो मारा जाता है, क्या चीजें होती हैं, आइए इन बातों को एक एक लाइन बाय लाइन करके हम जानते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या कह रही है, अहमदनगर नगर में एक दरगाह थी जिसका नाम था शाह शरीफ दरगाह। ठीक, उसी दरगाह में मालो जी अधिकतर जाया करते थे। इसी वजह से मालो जी ने अपने बेटों का नाम शाह जी और शरीफ जी रखा। अहमदनगर यानी कि ये शाह जी के क्या हैं, पिताजी है, जो मालो जी हैं,
मालोजी शाह जी के पिताजी हैं। ठीक है, तो मालोजी अहमदनगर जो राज्य है उसमें एक दरगाह है, शाह शरीफ दरगाह। उस दरगाह में बार बार जाते हैं, मतलब धार्मिक आदमी हैं और उन्हें धर्म के को लेकर कट्टरता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस दरगाह में जाते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। उनको 2 पुत्र होते हैं, तो उसके एक का नाम रखते हैं शाह जी और एक का नाम रखते हैं शरीफ जी। ठीक है, तो शाह और शरीफ उनके 2 पुत्र हुए, यानी इनके जो पिता हैं यानी शाह जी के पिता यानी कि शिवाजी के दादा ये मालो जी हैं, और मालो जी भी अहमदनगर में ही क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, तो मालो जी अहमदनगर में सेवा दे रहे हैं, फिर शाह जी भी अहमदनगर में सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो बेटा है वो विद्रोही होता है, उसे अपना राज्य बनाना है, अपने साम्राज्य बनाना है, तो वो महत्वाकांक्षी बालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मालो जी हैं वो अपने एक बेटे का नाम रख देते हैं शाह जी और एक बेटे का नाम रख देते हैं शरीफ जी। किस नाम पे रखा गया है, तो एक दरगाह है, कहाँ पर दरगाह है, ये अहमदनगर में ही दरगाह है, उस दरगाह का नाम है शाह शरीफ दरगाह। तो अपने एक बेटे का नाम शाह और एक बेटे का नाम शरीफ रख देते हैं। कौन रखता है, मालो जी रखते हैं, मालो जी यानी शिवाजी के दादाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाह जी ने भी अपने पिता की तरह अपने जीवन का प्रारंभ अहमदनगर से किया। उस समय अहमदनगर का शासक शाह मुस्तजा था। ठीक है, शाह जी ने क्या किया, शाह जी के पिताजी हमने बताया, शाह जी के पिताजी कौन है, मालो जी। तो मालो जी भी अहमदनगर में ही कार्य करते थे, तो शाह जी ने भी अपने जीवन का प्रारंभ कहाँ से किया, अहमदनगर में ही सेवा दे करके वहां अपने जीवन का प्रारंभ किया। और उस समय जब शाह जी अपना जीवन प्रारंभ कर रहे थे, यानी अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ कर रहे थे, अपने जीवन को प्रारंभ किए, नौकरी कर रहे थे वहां पर अहमदनगर में, उस समय वहां का शासक कौन था, शाह मुस्तजा था। कौन था, शाह मुस्तजा, मुर्तजा, सॉरी मुस्तजा नहीं है, मुर्तजा है, मुर्तजा था। कहाँ, वहां का शासक है, कहाँ का, अहमदनगर का शासक शाह मुर्तजा था। और बीजापुर का शासक कौन था, आदिल शाह था। ठीक है, इसीलिए उसे आदिल शाही वंश भी कहते हैं। चलिए अभी बाद में हम उसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आदिल शाह था। शाह मुर्तजा ने शाह जी को राजा की उपाधि दी। ठीक है, शाह मुर्तजा जो है वो शाह जी भोसले को किस कौन सी उपाधि देता है, राजा की उपाधि देता है। आपको पता है कि अकबर द्वितीय ने भी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो है शाह मुर्तजा, ये भी शाह जी को क्या देते हैं, राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीजापुर का शासक आगे चलकर शाह जी को सूसा और पूना की जागीर देता है। अब चूंकि हमने आपको बताया कि शाह जी जो हैं ये कोई मतलब आम साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति हैं। तो जब इनकी ईमानदारी से प्रभावित होता है बीजापुर का शासक, ये बात की घटना है। ठीक है, तो बीजापुर का शासक जब इनकी ईमानदारी से प्रभावित होता है तो 2 जागीरें इनको दी जाती हैं, इनको गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं 2 जागीरें, एक सूसा की और दूसरी पूना की जागीर। ठीक है, ये पूना बाद में कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा मराठों का, यही केंद्र बनने वाला है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो उनको मिला था, शाह जी को मिला था, ये गिफ्ट के तौर पे मिला था। बीजापुर के शासक ने इनको शाह जी को गिफ्ट के तौर पे दिया था सूसा और पूना की जागीरें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब शाह जी ने दूसरी शादी की तब जीजाबाई नाराज हो गई। हमने बताया कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। ठीक है, तो अब शाह जी, पहले के व्यक्तियों में आप जानते हैं कि कई शादियां हुआ करती थी, शिवाजी ने खुद 8 शादियां की थी। ठीक है, तो अलग अलग राजा महाराजा अपने हिसाब से बहुत सारे मैत्री संबंध बनाने के लिए, अपने आस पड़ोस के राजाओं से अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करते थे, वैवाहिक संबंध बनाया करते थे। तो ये नॉर्मल बात थी कि एक आदमी बहुत सारी शादियां कर लेता था। अगर हम एक प्रश्न करें कि प्राचीन काल में ये शादियों द्वारा राज्य को विस्तारित करने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो इसका जिक्र मिलता है मौर्य काल से भी पहले, बिंदुसार के मौर्य काल के समय से पहले, बिंबिसार के समय में, कि उस समय उन्होंने, अजातशत्रु के जो पिता हैं, उन्होंने शादी की थी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस कहाँ की राजकुमारी से किया था। ठीक है, तो ये भी जब शादियां करते हैं शाह जी, तो शाह जी की जो पत्नी है जीजाबाई, ये नाराज हो जाती हैं कि भाई दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, अब दूसरी शादी की क्या आवश्यकता है। तो नाराज हो जाती हैं। तो उनकी नाराजगी को समाप्त करने के लिए, इनकी नाराजगी को कम करने के लिए जो शाह जी हैं उनको
पूना की जागीर दे देते हैं। ठीक है, चलिए आप पूना में रहिए, यहाँ का पूरा साम्राज्य आपका है, ये लीजिए आपका साम्राज्य, और आपके बच्चे या फिर आने वाले आपके उत्तराधिकारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ का पूरा साम्राज्य ले लीजिए, पूना का साम्राज्य पूरा आपका। ठीक है, तो जीजाबाई नाराज हो गई, जिसके कारण शाहजी ने उनको पूना की जागीर दे दी। जीजाबाई पूना आकर रहने लगी। अब जीजाबाई पूना में ही क्या करने लगी, रहने लगी, और यहीं पर शिवाजी का जन्म हुआ। ठीक है, और यही पूना में ही, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, पूना क्या है, महाराष्ट्र में है, तो पूना में ही किसका जन्म होता है, शिवाजी का जन्म होता है। यानी शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ पुणे में ही, एक स्थान है जुन्नैर। कौन सा स्थान है पूना में, जुन्नैर। और जुन्नैर यहाँ पर एक किला है जिसका नाम है शिवनेर दुर्ग। ठीक है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है पूना, पूना में एक जगह है जिसका नाम है जुन्नैर, और जुन्नैर में एक दुर्ग है या किला है जिसका नाम है क्या, शिवनेरी दुर्ग। ठीक है, क्या नाम है, शिवनेरी दुर्ग। फिर से ध्यान दीजिए, एक राष्ट्र, एक राज्य है महाराष्ट्र, वर्तमान समय की बात बता रहे हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक स्थान है पूना, पूना में एक स्थान है जुन्नैर, और जुन्नैर में एक दुर्ग है या किला है शिवनेरी दुर्ग। इसी में शिवाजी का जन्म होता है, और उनकी माता क्या नाम है, तो नाम है जीजाबाई। चलिए, कब होता है, तो 19 अप्रैल 1630 को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1630 में, यानी इनके समय में, इसके समय में जब इनका जन्म हो रहा है, शिवाजी का जब जन्म हो रहा है 1630 में, इस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन बादशाह है, तो याद करिए कि 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1605 से लेकर के 1627 तक भारत पर कौन राज करता है, तो 1627 तक भारत पर जहांगीर राज्य करता है, याद करिएगा। ठीक है, 1605 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल है। ठीक है, और 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल हो गया, और 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का शासन है। ठीक है, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और 1627 से 1628 तक डाबर का शासन है, बीच में एक व्यक्ति राज करता है। ठीक है, तो उसे वैसे भी वैसा शासक नहीं माना जाता। ठीक है, कुछ महीने के लिए बस वो राज किया था डाबर। तो 1627 से 1628 तक डाबर का शासन चलता है। अब 1628 में आता है शाहजहां। ठीक है, 1628 में कौन राजा बनता है, तो शाहजहां राजा बन रहा है कब, 1628 में। और 1628 से लेकर के शाहजहां राजा कब तक रह रहा है, 1657 तक। कब तक राजा रह रहा है, 1657 तक। तो 1657 में शाहजहां को कैद करके जो औरंगजेब है वो क्या हो जा रहा है, राजा बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब शिवाजी का जन्म हो रहा है 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1630, ये जो शिवाजी का जन्म हो रहा है, उस समय भारत का राजा कौन है, तो शाहजहां है। कौन है, शाहजहां है। एक बात और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 19 अप्रैल क्यों बहुत डेट महत्वपूर्ण है। 19 अप्रैल को इतिहास में और क्या हुआ है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कोई घटना हुई है 19 अप्रैल। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ, तो फिर से एक बार देख लीजिए शिवाजी का जन्म कब हुआ। शिवाजी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ था कहाँ, तो जुन्नैर में। महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था, तो पूना में। पूना में कहाँ हुआ था, तो जुन्नैर में। जुन्नैर में कहाँ हुआ था, तो शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग में कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ था। क्लियर है, और उस समय भारत का शासक शाहजहां था। ठीक है, कौन शासक है, शाहजहां। शाहजहां कौन है, तो औरंगजेब के पिता है शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु जो है वो दादा कोणदेव थे। ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन है, कोणदेव। वैसे शिवाजी के दो गुरु हुए, एक आध्यात्मिक गुरु हुए, एक राजनैतिक गुरु हुए। जैसे कि महात्मा गांधी के भी दो गुरु हुए, एक राजनैतिक गुरु हुए, एक आध्यात्मिक गुरु हुए। ठीक है, दोनों गुरु, महात्मा गांधी के दोनों गुरुओं का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो शिवाजी के गुरु कौन थे, दादा कोणदेव थे। लेकिन इनके नैतिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे, रामदास। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि शिवाजी के नैतिक और धार्मिक गुरु कौन है, तो रामदास जो है ये शिवाजी के नैतिक और धार्मिक गुरु हैं। लेकिन राजनैतिक गुरु को कौन है, वो शिवाजी के गुरु कौन है, दादा कोणदेव। ठीक है, कौन है, दादा कोणदेव। आगे बढ़ते हैं, माना जाता है कोणदेव की मृत्यु 1646 में होती है। अब बात करते हैं कि आखिर में हम कोणदेव की मृत्यु का यहाँ क्यों जिक्र कर रहे हैं।
कि 1646 में हम कोणदेव की मृत्यु से यहाँ क्यों जिक्र किया, क्योंकि कोणदेव की मृत्यु कहीं न कहीं शिवाजी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि कोणदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी अनियंत्रित हो जाते हैं। अब शिवाजी का वहीं से राजनैतिक कैरियर शुरू हो जाता है, राजनैतिक जीवन शुरू हो जाता है। अब वहां से अगले साल से ही अलग अलग किलों पर युद्ध करते हैं, अलग अलग किलों को जीतते हैं, अलग अलग किलो यानी बहुत सारा कार्य करने लगते हैं। कौन? शिवाजी। ठीक है, कब की बात है ये? तो यानी कि 1646 के बाद शिवाजी अनियंत्रित तौर पर, यानी 1646 में जब उनके गुरु कोणदेव की मृत्यु हो जाती है, तो कोणदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी क्या करते हैं? अनियंत्रित तौर पर राज्यों को जीतना, किलों को जीतना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दादा कोणदेव की मृत्यु होते ही शिवाजी ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कर दिया 1647 से। हमने बताया है कि राजनीतिक जीवन यानी अपना क्षेत्र विस्तार, अपना राज्य विस्तार, अपने राज्य बनाने की जो मंशा थी उसका विस्तार शिवाजी करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे बात आती है, शिवाजी ने 1647 में निम्न जागीर को जीत लिया। अब देख लीजिए 1646 में उनके गुरु कोणदेव की मृत्यु होती है, 1646 में उनको के गुरु कोणदेव की मृत्यु होती है और 1647 में उन्होंने बहुत सारी जागीरों को जीत लिया। कौन कौन सी जागीर को जीत लिया? तो तोरण को जीत लिया, रायगढ़ को जीत लिया और सूपा को जीत लिया। ठीक, और 1648 में शिवाजी ने कोंकण किले को भी जीत लिया। कोंकण किला क्या है? कोंकण किला बहुत महत्वपूर्ण किला है। जिस लोकेशन पर कोंकण है वो काफी क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण किला है। तो 1648 में उन्होंने कोंकण को जीत लिया। 1647 में किसको जीता? तोरण, रायगढ़, सूपा को जीता और 1648 में उन्होंने कोंकण को जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी द्वारा जीते गए सारे क्षेत्र बीजापुर के अधीन थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दो लोगों का बेनिफिट कहीं ना कहीं टकरा रहा है। क्या हो रहा है? बीजापुर, हमने बताया कि दक्षिण में दो शक्तिशाली राज्य हैं, एक बीजापुर, एक गोलकुंडा। ठीक है, तो अब ये सारे जो राज्य जीता जा रहा है शिवाजी के द्वारा, चाहे वो तोरण हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे सूपा हो और चाहे जो भी, चाहे कोंकण हो, ये जो सारे हैं किसके अधीन है? ये बीजापुर के अधीन है। तो बीजापुर की शक्ति कहीं ना कहीं एक व्यक्ति क्या कर रहा है? छीन रहा है। अब देखिए पिता जो है, शिवाजी के पिताजी जो हैं इसी बीजापुर में कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति, यानी शिवाजी के पिताजी बीजापुर के कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके राज्य में कार्य करते हैं। ठीक है, धनोपार्जन के लिए। और शाहजी का बेटा ही शिवाजी, यानी बेटा राज्य को लूट रहा है और बाप राज्य के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग, माने कि राजा को परेशान करने वाला बिंदु है कि भाई आपका बेटा हमें लूट रहा है और आप राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं? क्या आपकी ऐसी मनसा है कि तुम लूटो, हम यहाँ तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें बचा लेंगे, या ऐसी बात है या कि आपका बेटा आपके नियंत्रण में नहीं है? तो बात होती है, शाहजी जो है वो बात करते हैं, शिवाजी से बात करते हैं, फिर एक बार दरबार में आकर के कहते हैं भाई नहीं, हमारा बेटा हमारी सुन नहीं रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो शाहजी हैं इनके साथ ही अफजल खान कार्य कर रहा है। कहाँ पर? तो बीजापुर में शाहजी भोसले और अफजल खान साथ में दोनों कार्य करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि राजा आदेश देते हैं कि जाइए और शाहजी भोसले को बंदी बना करके लेकर आइए। ठीक है, तो अफजल खान अब जाता है और शाहजी भोसले को क्या करता है? बंदी बना करके लेकर के आता है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर शाहजी के एक और पुत्र यानी शिवाजी के एक बड़े भाई हैं, वो इसी में कहीं ना कहीं मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो शिवाजी की और अफजल खान की दुश्मनी पहले से ही है। शिवाजी के मन में है कि मेरे पिता को बंदी बनाने वाला, यानी हथकड़ियों में जकड़ करके शाहजी भोसले को दरबार में लाया जाता है। बीजापुर के दरबार में शाहजी भोसले को हथकड़ियों में जकड़ करके लाता है अहमद। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं शिवाजी से और उनसे दुश्मनी पहले से। अभी छोड़ दीजिए, उस बात को छोड़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ आते हैं। तो 1648 में शिवाजी ने कोंकण किले को भी जीत लिया और आवाजी के कब्जे में था। ठीक है, शिवाजी द्वारा जीते गए सारे क्षेत्र बीजापुर के अधीन था। ठीक, शिवाजी जो क्षेत्रों को जीत रहे थे ये सारे के सारे बीजापुर के अधीन थे और बीजापुर राज्य के अंतर्गत ही शिवाजी के पिताजी कार्य कर रहे थे। ठीक, अधीन था। बीजापुर के शासक ने शाहजी को बंदी बना लिया। ठीक, अब जब इतना कहने के बाद भी, बीजापुर के शासक द्वारा इतना कहने के बाद भी शाहजी के पुत्र यानी शिवाजी नहीं माने, तो बीजापुर के शासक ने
आदिल शाह से कहा कि आप जाइए और शाहजी भोसले को बंदी बनाकर लाइए। तो शाहजी भोसले बंदी बनाकर ला दिए गए और शिवाजी के पास खबर पहुंचा दी गई कि आप अपने अगर पिता को छुड़ाना चाहते हैं तो जो किले जो भूभाग आपने जीते हैं वो साम्राज्य को वापस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, कि बीजापुर को लूट रहे थे, बीजापुर के किलों को जीत रहे थे, बीजापुर के भू क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे शिवाजी, और शिवाजी के पिताजी जो शाह जी हैं वो उसी बीजापुर में कार्य कर रहे हैं, उसी बीजापुर में कर्मचारी हैं और राज्य के अधीन कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो जब आदिल शाह ने समझाया कि भाई साहब आप अपने पुत्र को मना करिए, और जब उनका पुत्र उनके कंट्रोल में नहीं रहा, उनसे माना नहीं, तब कहा गया कि ठीक है शाह जी को बंदी बना करके लाया जाए। ठीक, तो शाह जी को बंदी बनाकर लाया गया। शिवाजी के पास खबर भेज दी गई कि ठीक है अगर आप अपने पिता की सलामती चाहते हैं तो उक्त शर्तों को क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी मुराद बख्श से मिलकर कहते हैं कि जब भी आप दक्षिण विजय करेंगे हम आपके साथ हैं। इससे प्रभावित होकर शाहजहां ने शिवाजी को 5000 का मनसबदार बना दिया। अब बात आ जाती है कि आखिर ये लाइन यहाँ कहाँ से आ गई। शिवाजी मुराद बख्श से मिलकर क्यों कहते हैं। अब मुराद बख्श कौन है, तो मुराद बख्श जो है वो मुगलों का सेनापति है। ठीक है, दक्षिण में मुगलों की का पूरा देख रेख कौन कर रहा है, तो मुराद बख्श कर रहा है। तो शिवाजी अब जानते हैं कि अगर वो बीजापुर जाएंगे अपने पिता को छुड़ाने के लिए, और मान लीजिए वो सारे किले दे भी दे, तो क्या गारंटी है कि उनके पिता को छोड़ दिया जाए और शिवाजी को छोड़ दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। कोई गारंटी तो है नहीं। हो सकता है शिवाजी इनकी बात मान ले भी, बीजापुर के शासक की बात मान ले भी, और शिवाजी और शाहजी दोनों लोगों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो इसलिए शिवाजी एक चाल चलते हैं कि ठीक है बीजापुर के शासक ने मेरे पिता को कैद किया है, कोई बात नहीं। वो चले जाते हैं मुगलों के पास, और मुगलों से के सेनापति जो दक्षिण में हैं उनसे मिलकर कहते हैं, मुराद बख्श जो उनका नाम है, मुराद बख्श से कहते हैं कि ठीक है हम मुगलों का साथ देंगे हर उस समय में जब मुगल दक्षिण की तरफ क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। दक्षिण की तरफ अगर मुगल आक्रमण करते हैं किसी भी परिस्थिति में तो हम मुगलों का साथ देंगे। ठीक है, और जब ये बात पता चलती है किसको, शाहजहां को, तो शाहजहां कहता है बहुत अच्छी बात है, अगर मराठों का साथ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मराठे लोकल हैं, वहाँ की युद्ध नीति अलग है। आप डायरेक्ट सेनाएं नहीं लड़ रही हैं, वहाँ जंगलों में सेनाएं छिपी हुई हैं, कहीं कोई बड़ी सेना आई उसपे कहीं से मारा गया, अटैक किया गया, भाग दिया गया, फिर कहीं कोई आया लड़ा मारा और भाग दिया गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। ये मलिक अंबर नाम जो आप सुने होंगे वो भी इसी प्रकार की युद्ध नीति में बिलीव करते हैं। जो राणा प्रताप हैं वो भी इसी प्रकार की युद्ध नीति में बिलीव करते हैं, इसी प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है। और शिवाजी भी इसी प्रकार की युद्ध नीति में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। यानी आइए दुश्मन को क्षति पहुंचाइए और भाग जाइए। यानी कभी भी आमने सामने बड़े मैदान में खुल करके आप युद्ध नहीं लड़ना है। अगर ऐसे बड़े मैदान में आमने सामने अगर आप लड़ेंगे तो आपको बड़ी सेना चाहिए, बड़े हथियार चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर आप जंगलों में छुपे हुए हैं, बड़ी सी सेना आई है और चारों तरफ से आप कहीं से निकले, अटैक किया और भाग गए, आप आग लगा दिए, जला दिया और भाग गए, कहीं से तीनों से वर्षा कर दिए, लोग मरे और भाग गए, तो इससे आप सेना को क्षति भी पहुंचा रहे हैं, उसे लूट भी ले रहे हैं और बहुत सारी यानी और अपने स्वयं को नुकसान भी कम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो जो छोटी सेनाएं हैं वो अधिकतर जो है छापा मार, इस युद्धों को क्या कहते हैं, छापा मार युद्ध, इन्हीं युद्धों के सहारे ही युद्ध लड़ा करती थी और जीता करती थी। तो शिवाजी भी ऐसा ही युद्ध क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो इसीलिए शाहजहां इन्हें क्या देता है, शिवाजी को 5000 की मनसबदारी दे देता है कि ठीक है कि अगर शाहजहां अगर मराठा तैयार हैं, शिवाजी तैयार है हमारी दक्षिण में सहायता करने के लिए, तो इनको 5000 का हम क्या दे दे रहे हैं, मनसबदारी दे दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब शिवाजी जो हो गए वो मुगलों के व्यक्ति हो गए, यानी वो मुगलिया सल्तनत से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से जुड़ गए। अब वो 5000 के मनसबदार हैं। ठीक है, तो अब जो आदिल शाह हैं यानी बीजापुर के जो शासक हैं, अब उनको शिवाजी के पिता को छोड़ना पड़ेगा। कारण क्योंकि वो मुगलिया सल्तनत से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। तो इस कारण से कि मुगलों से उन्हें न लड़ना पड़े, आदिल शाह ने या यूं कहें कि बीजापुर के शासक ने, बीजापुर राज्य ने उनके पिता शाहजी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, ये अब मजबूरी थी, बीजापुर की क्या थी, मजबूरी थी। तो शिवाजी को बीजापुर को कुछ देना भी नहीं पड़ा, अपनी रणनीतिक कुशलता से उन्होंने अपने पिता को क्या करा लिया, आजाद करा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बीजापुर के शासक ने शिवाजी के पिता को मुक्त कर दिया और पिता के मुक्त होते ही शिवाजी ने जो वादे मुगलों से किए थे वो भी मुकर गए। अब ध्यान दीजिए,
शिवाजी को 5,000 का मनसबदारी इसलिए दिया गया क्योंकि शिवाजी मुगलों के साथ मिलकर दक्षिण में अभियान करेंगे, ठीक। लेकिन जब शिवाजी के पिताजी आज़ाद हो जाते हैं, शाहजी जब आज़ाद हो जाते हैं, बीजापुर के शासकों द्वारा आज़ाद कर दिया जाता है, तब शाहजी को साथ लेकर के शिवाजी मुगलों से किए हुए वादे पर भी क्या होते हैं, पलट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, हम इस बात पे कुछ नहीं करेंगे, ये 5,000 की मनसबदारी अपनी ले लीजिए, हमें 5,000 की मनसबदारी भी नहीं चाहिए। तो यानी कि उन्होंने बीजापुर के शासक को भी कुछ नहीं दिया और मुगलों को भी कुछ नहीं दिया, बस दोनों को धोखे में रखा और दोनों से धोखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता के मुक्त होते ही शिवाजी ने बीजापुर साम्राज्य में जावली का किला जीत लिया। अब देखिए, उन्होंने बीजापुर के शासकों को एक और धक्का दे दिया, यानी कि यहाँ तो बात थी कि वो बीजापुर के साम्राज्य को बाकी किले जो जीते हैं वो लौटा देंगे ताकि उनके पिता आज़ाद हो जाए। लेकिन जो ही उनके पिता आज़ाद होते हैं, शिवाजी ने क्या कर दिया, जावली का किला क्या कर लिया, जीत लिया। यह घटना 1656 की है, ठीक है। और ये किला जो जावली का किला है, ये किसके कब्जे में है, तो ये चंद्रबार मोरे, चंद्रबार क्या है, मोरे, उनके कब्जे में है जावली का किला। तो 1656 में जावली का किला क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बीजापुर के शासक का प्रतिनिधि था, जावली क्या है, बीजापुर के शासक का ही प्रतिनिधि था। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की पहली लड़ाई मुगलों से 1657 में हुई थी। अगर बात करें कि शिवाजी से और मुगलों से पहला युद्ध कब हुआ है, ठीक है, तो 1657 का समय था। और मुगलों की तरफ से उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था, तो उस समय औरंगजेब नेतृत्व कर रहा था। अब नॉर्मल आदमी नहीं है औरंगजेब, उस समय उसके पिता का शासक है, ठीक। लेकिन उस समय औरंगजेब उस मुद्रा में नहीं है, लड़ने की उस मुद्रा में नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी निगाह दिल्ली पर टिकी हुई है, आगरा पर टिकी हुई है कि कब वो दिल्ली पर आक्रमण करे, और उसे जाना है। वो अपनी सेना लेकर कहाँ क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ गमन कर रहा है, ताकि जा करके वो दारा सिकोह का हरा करके खुद क्या बन सके, राजा बन सके। तो उस समय कोई युद्ध उस प्रकार से हुआ नहीं, यानी शिवाजी से, यानी मराठों से और मुगलों से कोई 57 में अच्छा युद्ध नहीं हो पाया जिससे कोई निर्णय निकल सके। तो ये अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि औरंगजेब को उत्तर की तरफ जाना था, तो उसने इस युद्ध को बहुत अच्छे से नहीं लिया, यानी बहुत बेजोड़ तरीके से नहीं लड़ा। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के सेनापति अफजल खां थे, ठीक है। अब देखिए, एक तरह से बीजापुर के जो सुल्तान हैं, ठीक है, बीजापुर के जो राजा हैं, वो क्या, आदिल शाह, वो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है। अब वहाँ लेकिन दरबार एकदम चल रहा है। अब दरबार में जो बेगम है, बड़ी बेगम है, वो कहती हैं कि क्या बीजापुर के तलवार में दम नहीं है, क्या बीजापुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शिवाजी को नियंत्रित कर सके। तब क्या करता है, तब अफजल खां क्या करता है, निकलता है। अफजल खान निकलता है और कहता है कि मैं वचन देता हूं कि मैं जाऊंगा और अपने घोड़े से बिना उतरे शिवाजी को क्या बनाऊंगा, बंदी बनाऊंगा, और इस पिंजरे में डाल करके लेकर के आऊंगा, ताकि साम्राज्य के सारे लोग देख सकें कि चूहा कैसा होता है, ठीक है। तो बीजापुर के सेनापति अफजल खां थे। अफजल खां ने अब्दुल्ला भतारी के नाम से जाना जाता है। अब अफजल खां का नाम क्या है, अब्दुल्ला भतारी। अफजल खां का मूल नाम क्या कहा जाता है, अब्दुल्ला भतारी उसका मूल नाम है अफजल खां का। इसे आप जानते रहिएगा, बार बार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। जाना जाता है, अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। क्या किया गया, अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया कि ठीक है अफजल खां आप जाइए। और अफजल खां 10,000 की सेना लेकर के शिवाजी से क्या करता है, लड़ने के लिए, एक तरह से शिवाजी को बंदी बनाने के लिए क्या करता है, जाता है। अब ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ जाता ही नहीं है, जबकि जो शिवाजी के इलाकों में वो प्रवेश करता है, वहां पर एकदम से तहलका मचा देता है, लोगों को लूटना शुरू करता है, मारना शुरू करता है, लोगों से रिश्वत ले, माने कि लोगों से जबरदस्ती पैसा लेता है, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लोगों से लेता है। और ये सारी बातें शिवाजी बहुत बारीकी से जानते हैं। वो जानते हैं कि ये इसका उद्देश्य लोगों से धन उगाही करना, धन लेना नहीं है, इसका उद्देश्य बस इतना है ताकि शिवाजी अपने जगह से निकल करके बाहर आ जाए और कहीं आमने सामने का युद्ध कर ले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने कभी भी आमने सामने का युद्ध नहीं किया है, ठीक है। तो उनकी सेना को इसका अनुभव ही नहीं, आमने सामने के युद्ध का अनुभव ही नहीं है। उनकी सेना हमेशा कैसे लड़ती है, आती है, मारती है, भाग जाती है, आती है, मारती है, भाग जाती है, आती है, लड़ती है, भाग जाती है। कहीं शिविर लगा हुआ है, लोग सैनिक सोए हुए हैं, वहां पे आएगी, मारेगी, भाग जाएगी। इसे छापामार युद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से ही वो लड़ती है और इसी प्रकार से उसने अभी सारे युद्ध को जीते हैं, इसी प्रकार से उसने सारे किलों को जीता है। तो अब अफजल खान चाहता है कि मैं अगर इतना अत्याचार करूंगा तो हो सकता है शिवाजी क्या आ जाए, बाहर आ जाए,
और हमसे खुले में क्या करें, युद्ध लड़ें। और अगर खुले में शिवाजी युद्ध लड़ते हैं तो ये शिवाजी की सबसे बड़ी क्या है, भूल है, और शिवाजी इस युद्ध में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, ये जानता है। ठीक है, बताने के नाम से जाना जाता है। अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। अफजल खां ने एक दूत शिवाजी के पास भेजा जिसका नाम था कृष्णजी भास्कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्या कि अफजल खां अपना एक दूत भेजता है, क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा, दूत का नाम है कृष्णजी भास्कर। अब ध्यान दी, ये बात को हम आपको ध्यान क्यों दिला रहे हैं, कृष्णजी भास्कर इस नाम को हम आपको ध्यान क्यों दिला रहे हैं। वैसे तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत भेजा था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था कृष्णजी भास्कर। लेकिन हम इसलिए आपको इसका ध्यान नहीं दिला रहे, हम ध्यान इसलिए आपको दिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अफजल खान जो है मुसलमान है और कृष्णजी भास्कर जो है ये मराठा है। तो देख लीजिए, मुसलमान का दूत जो है वो मराठा है। ठीक है, तो अभी धर्म को लेकर के कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि कहीं भी अभी धर्म के बारे में कोई युद्ध है। अभी सिर्फ दोनों शासक अपने क्षेत्र को विस्तारित कर रहे हैं, अपने राज्य को विस्तारित कर रहे हैं, राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर हैं, यहाँ कहीं कोई युद्ध धर्म को लेकर नहीं है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ युद्ध धर्म को लेकर कोई युद्ध नहीं हो रहा है, और ना ही कोई युद्ध हुए थे धर्म को लेकर के, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृष्णजी भास्कर को जब भेजा, किसने भेजा, अफजल खान ने। अफजल खान ने कृष्णजी भास्कर को एक खत देकर के शिवाजी के पास भेजा। उस खत में लिखा था कि देखिए, हम आपको मारने नहीं आए हैं, हम आपको बंदी बनाने नहीं आए हैं, ऐसा कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। बस आप एक कार्य करिए कि जो महाराज हैं उनसे आमने सामने की बात करिए, और आइए जो जागीरें आपको दी गई थी वो जागीरें आपकी रहेंगी। आपको अगर बीजापुर में और भी जागीरें चाहिए तो और भी जागीरें आपको दी जाएंगी, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, राजा से हम आपको कह के राजा की नज़दीकी करवा देंगे। बहुत सारी बातों को तोड़कर मरोड़कर अफजल खान ने भास्कर को, कृष्णजी भास्कर को दे करके लेटर भेजा था, किसके पास, शिवाजी के पास भेजा था। ठीक है, अब शिवाजी जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या अब इन बातों में कितनी सत्यता है, क्या सही में अफजल खान ऐसा करना चाहता है, या बस ये बातें बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए है। तो इन बातों को अच्छे से समझने के लिए शिवाजी खुद स्वयं रात के अंधेरे में कृष्णजी भास्कर के पास उनके शिविर में जाते हैं और उनसे कहीं न कहीं ये बात उगलवा लेते हैं, या कहा जाता है कि शिवाजी बोलते हैं कि कृष्णजी भास्कर आप स्वयं मराठा हैं, और मराठा हैं तो झूठ मत बोलिएगा। और चूंकि कृष्णजी भास्कर ने सही साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इशारे में ये बता दिया कि देखिए, अफजल खान का बस मात्र एक उद्देश्य है कि आपको यहाँ से बंदी बनाकर ले जाना और आपको मार देना, इसके सिवा अफजल खान का कोई उद्देश्य नहीं है। तो अभी इस बात से शिवाजी क्या हो जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि दूसरा राजा क्या करता है, अपना संदेश जो है वो उसी, यानी कि चूंकि करना क्या चाहिए था शिवाजी को, कि शिवाजी को अपना संदेश कृष्णजी भास्कर के हाथ ही दे देना चाहिए था, लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। चूंकि शिवाजी एक बेहतरीन कूटनीतिक व्यक्ति हैं, तो शिवाजी अपने एक दूसरा दूत बुलाते हैं और उसे एक निश्चित संदेशा दे करके अफजल खान के पास भेजते हैं। ठीक है, और उस खत में वो लिखवाते हैं कि ठीक है भाई, हम महाराज के पास जाना चाहते हैं, हम बीजापुर के संरक्षण में रहना चाहते हैं, हम भी जागीरें लेना चाहते हैं, और हम भी ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आएँ, हमसे मिलें, और हम दोनों लोग मिल के बातों को डिसाइड करें, और हम आपके साथ ही क्या करेंगे, चलेंगे। बात समझ रहे हैं। अफजल खान राजनीति कर रहा है शिवाजी के साथ, और शिवाजी भी राजनीति कर रहे हैं अफजल खान के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफजल खान ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया, अफजल खान ने एक दूत शिवाजी के पास भेजा जिसका नाम था कृष्णजी भास्कर। एक दूत शिवाजी भी अफजल खान के पास भेजते हैं जिसका नाम है पंतजी गोपीनाथ, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अफजल खान ने किसको भेजा, कृष्णजी भास्कर को भेजा शिवाजी के पास अपना संदेशा लेकर के, और शिवाजी ने अफजल खान के पास किसको भेजा, तो पंतजी गोपीनाथ को भेजा शिवाजी ने अफजल खान के पास अपना संदेशा लेकर के। दोनों में एक दूसरे को एक जगह भी कहीं भी ठेस उन पत्रों में नहीं पहुंचाई गई, बल्कि दोनों ही पत्रों में एक दूसरे का भरपूर भर के सम्मान किया गया था। और इस पत्र को जब पढ़ा, जब गोपीनाथ के पत्र को अफजल खान ने पढ़ा, या गोपीनाथ ने अफजल खान को पढ़ के सुनाया, तो अफजल खान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ठीक है, हम आएंगे, हम शिवाजी से मिलने क्या करेंगे, आएंगे। शिवाजी ने अपने सैनिकों को कह दिया कि ठीक है, क्षेत्र में जब भी कोई बाहरी सैनिक आए उन्हें आने देना है, कोई प्रतिरोध नहीं करना है, उनको धीरे धीरे क्या करना है, अंदर की तरफ आने देना है।
चलिए, हाँ, लेकिन बहुत सारी नियम और बहुत सारे शर्त तैयार हुए, ये कि 1000 सैनिक से ज़्यादा अंदर सैनिक नहीं प्रवेश करेंगे, मिलते समय बस 10 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कोई भी हथियार लेकर के मिलने नहीं आना है, ठीक, 3 से ज़्यादा लोग आपके साथ नहीं आएंगे यानी टेंट में। बहुत सारी बातें उस दोनों खतों के अंतर्गत लिखी हुई थी और उनका पालन दोनों ने उस समय तक किया, लेकिन ये पालन सिर्फ दिखावे के रूप में था, एक्चुअल में दोनों ने इसका पालन नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक दूत शिवाजी भी अफजल खां के पास भेजते हैं जिसका नाम है पंत जी गोपीनाथ। ठीक, बात यह तय हुई कि दोनों लोग बिना अस्त्र के आएंगे, लेकिन शिवाजी ने कपड़ों के नीचे लोहे का क्या पहना, कवच पहने और अपने हाथ में एक बखनर लगाया। बखनर क्या होता है, तो एक शेर के पंजे के आकार का ऐसे नाखून लगा हुआ होता है, उसमें अंगुलियां डालने के लिए जगह होती है, तो उसे पहनकर आदमी नॉर्मली रहता है और जब भी किसी पर आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो उसी बखनर से उसे क्या करता है, उसे नुकसान पहुंचा देता है, फाड़ देता है। तो ये पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार हुए। उन अपने टोपी के नीचे भी वो एक तो टोपी लगाते हैं, ठीक है, और अपने वस्त्रों के नीचे वो लोहे का कवच पहनते हैं, एक हाथ में बखनर ले लेते हैं और एक हाथ में भी शस्त्र लेते हैं। लेकिन हाँ, ये कहीं से भी दिखने वाला नहीं था। सफ़ेद कुर्ता उस दिन शिवाजी पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शस्त्र के साथ आएंगे, लेकिन शिवाजी के कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहने और हाथ में बखनर लगाया। अफजल खां और शिवाजी प्रतापगढ़ नामक स्थान पर एक दूसरे से क्या हुए, मिले। प्रतापगढ़ नामक स्थान था जहां पर क्या किए, दोनों अफजल खां और शिवाजी दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। अफजल खान और शिवाजी गले मिले। अब देखिए, अब अफजल खान क्या हो रहा है, टेंट में प्रवेश कर रहा है। किसके टेंट में, शिवाजी की टेंट में अफजल खान प्रवेश कर रहा है और अफजल खान आश्चर्यचकित है और जोर से बोलते हुए कह रहा है कि आहा, ये देखिए, एक छोटे से जागीरदार का जो बेटा है वो इतनी बड़ी शान शौकत से रह रहा है। तो शिवाजी हंसते हुए आते हैं और कहते हैं कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बीजापुर के महान सेनापति के लिए कालीनें बिछवाई गई हैं। ये सारी सुख सुविधाएं बीजापुर के महान सेनापति के लिए रखी गई हैं और जैसे ही आप बीजापुर जाएंगे ये सारी चीजें बांध करके आपके साथ भेज दी जाएगी, ये शिवाजी कहते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, गले मिलते हैं। चूंकि शिवाजी की हाइट अफजल खान से बहुत छोटी है, शिवाजी अधिकतम उसके कंधे तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब ज्यों ही गले मिलते हैं शिवाजी अफजल खान से और अफजल खान शिवाजी से गले मिलते हैं, तो अफजल खान कस के शिवाजी की गर्दन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अब शिवाजी को यह पता चल गया कि कहीं न कहीं अफजल खान उन्हें मार देगा, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, ठीक है। अब गर्दन बहुत तेजी से पकड़ा और दूसरे हाथ से अफजल खान ने चाकू निकाला और शिवाजी को मारा। लेकिन हमने बताया कि शिवाजी अपना जो लोहे का कवच पहने थे उसकी वजह से चाकू कोई असर नहीं किया। अब इधर अपना हाथ छुड़ा करके शिवाजी कहीं न कहीं अपना हाथ छुड़ा करके और अपना बखनर से उसकी अतड़ियों को क्या कर लेते हैं, पकड़ के खींच देते हैं बाहर, ठीक। और इससे अफजल खां की क्या हो जाती है, घायल हो जाता है। अफजल का क्या हो जाता है, अफजल का घायल हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, धोखा धोखा धोखा। तब तक उधर से 3-4 सैनिक आते हैं, इधर से 3-4 सैनिक आते हैं। अफजल खान का एक सैनिक शिवाजी की खोपड़ी पर वार करता है बहुत तेजी से, लेकिन शिवाजी, चूंकि हमने बताया कि लोहे की टोपी पहने हुए हैं, अपनी टोपी के नीचे लोहे की टोपी पहने हुए हैं, तो उससे शिवाजी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अफजल खान के कुछ सैनिक आते हैं और अफजल खान को पालकी में उठा करके लेकर के भागने, उससे शिविर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पे झुंड वो आता है, आक्रमण करता है और अफजल खान की गर्दन क्या कर दी जाती है, काट दी जाती है, ठीक। और काट करके ला करके शिवाजी के सामने पेश कर दी जाती है। और इधर शिवाजी के साथी द्वारा इशारा हो जाता है और जंगल में जो शिवाजी ने अपने सैनिकों को छुपाया था सावधान की अवस्था में, वो सब अफजल खान के सैनिकों पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। अब अफजल खान के सैनिक अव्यवस्थित हैं, अभी उन्हें पता नहीं है, उन्हें यही पता नहीं था कि युद्ध होना है। उन्हें तो लगा था कि समझौता होना है और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें निपट जाना है। लेकिन अब एकाएक जब उन पे हमला हो गया तो इसमें वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इनके द्वारा मराठों द्वारा घोषणा होती है कि जो भी सैनिक अगर आत्मसमर्पण करना चाहता है तो घास का तिनका अपने मुंह में दबा ले। तो जो लोग घास का तिनका अपने मुंह में दबा लेते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और बाकी सबको लगभग क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक। बहुत सारे लोग, कहा जाता है कि 3000 लगभग लोग उस दिन क्या हुए थे, मारे गए थे। लेकिन इस घटना के बाद अब मराठों के हाथ बहुत बड़ी संपत्ति लगती है। जो भी अफजल
खान के साथ जो संपत्ति आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति लगती है। और जब ये खबर पहुंचती है कहाँ, बीजापुर पहुंचती है, तो रानी कई दिन तक भूखे रहती हैं और खाना नहीं खाती है। और इसके बाद अफजल खान की मृत्यु के बाद बीजापुर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक, यानी कि ये बड़ा तेज वार था बीजापुर की ताकत पर, या बीजापुर के महल पर बहुत तेज वार था, और इसके साथ बीजापुर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अफजल खान और शिवाजी प्रतापगढ़ नामक स्थान पे क्या होते हैं, मिलते हैं। जब अफजल खान और शिवाजी गले मिले, तब शिवाजी ने अपने बखनर से अफजल खान की अतड़ियां निकाल ली। इस घटना के बाद बीजापुर की स्थिति और क्या हो गई, कमजोर हो गई। अप्रैल 1659 में 10,000 के सैनिकों के साथ अफजल खान चला था, हमने आपको बताया था। बीजापुर की स्थिति और कमजोर रहती 1659 में, यानी कि ये घटना कब की है, ये घटना बताई जा रही है, ये घटना सारी कब की है, 1659 की घटना है, जब ये लोग मिले थे। अगर एग्जैक्ट हम डेट की बात करें तो 10 नवंबर 1659 की दोपहर में अफजल खान और शिवाजी दोनों लोग कहाँ मिलते हैं, तो दोनों लोग मिलते हैं और ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, अब अगर इन पूरी बातों का निचोड़ देखा जाए तो निचोड़ ये है कि शिवाजी एक उत्साही बालक हैं। 16 वर्ष की अवस्था में ही अपने गुरु के मरने के तुरंत बाद इनका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है, और ये बीजापुर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि बीजापुर के क्षेत्रों को ये लूटते हैं, वहाँ के क्षेत्रों से कर लेते हैं। चौथ और सरदेशमुखी कर लिया जाता है उनके क्षेत्रों से, उनके किलों पर अधिकार कर लेते हैं। और जब ये बात बीजापुर को पता चलती है कि भाई मेरे कर्मचारी का जो बेटा है वही ऐसा कर रहा है, तो वो इनके पिता को गिरफ्तार करते हैं। अपने पिता को छुड़ाने के लिए मुगलों से संधि करते हैं, लेकिन जब इनके पिता छूट जाते हैं तो मुगलों से करार तोड़ देते हैं। और फिर बीजापुर द्वारा जो आखिरी पैंतरा चला गया वो अफजल खान को भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अफजल खान से ज़्यादा चातुर्य में तेज थे, क्योंकि बल में तो ये तेज नहीं थे, क्योंकि अफजल खान बहुत लंबा है, चौड़ा है, बलशाली है, लेकिन चातुर्य में कहीं अफजल खान से तेज है। और अफजल खान को मात दे करके अफजल खान को कहीं ना कहीं मार दिया जाता है, और बीजापुर को ये घटना बताई जाती है, तो बीजापुर एकदम कमज़ोर की और कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो आज का ये जो जिक्र था ये शिवाजी की एक छोटी सी घटना का था। ऐसे ही इस क्रम में हम लोग चलते रहेंगे जब तक कि मराठा पूरा समाप्त न हो जाए। ठीक है, इस पूरे को कहानी के तौर पे इसलिए लेके जाया जा रहा है क्योंकि आपसे ये कहानी अगर आपको पूरी तरह से याद है, पता है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें से सारे प्रश्नों को आप क्या कर लेते हैं। तो अभी जारी रहेंगे बहुत दिनों तक क्या, मराठा और शिवाजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।